हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो कि यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लासेस की क्लास 71 में यूनिट 16 है। टॉपिक का नाम है आलोचना का उद्भव और विकास। तो दोस्तों, इसमें हम आलोचना के बारे में देखेंगे कि आलोचना को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी आलोचनाएं होती हैं और इन आलोचनाओं में कौन कौन से प्रमुख कवि और आलोचक थे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज का हमारा जो अगला अध्याय है, अध्याय 16, हिंदी आलोचना। आलोचना से तात्पर्य किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करना है। सामान्यतः आलोचना का अर्थ दोष दर्शन से ही लिया जाता है, जबकि आलोचना का अर्थ गुण दोष दोनों पर प्रकाश डालना है। हिंदी साहित्य में आलोचना का जो संबंध है वह है जैसे कि कोई रचना है, कोई साहित्य है या कोई रचनाकार है तो उसके गुण और दोषों दोनों पर जो प्रकाश डाला जाता है, जो बात होती है, उसे ही हिंदी आलोचना कहते हैं। देख लेते हैं इस अध्याय में हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है आलोचना शब्द से अभिप्राय क्या है, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास पढ़ना है, फिर समकालीन हिंदी आलोचना पढ़नी है और अंत में समकालीन आलोचना के विविध प्रकार भी पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं एक से लेके। आलोचना शब्द से अभिप्राय। आलोचना शब्द लुच धातु से बना है। लुच का अर्थ है देखना, इसलिए किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। संस्कृत में प्रचलित टीका व्याख्या और काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए भी आलोचना शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक आलोचना संस्कृत के काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र है। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आलोचना के संदर्भ में भारतीय विद्वानों के मत क्या हैं? डॉक्टर गुलाब राय का अभिमत है, आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गतिविधि निर्धारित करने में योगदान देना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है कि साहित्यिक क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। आलोचना के प्रकार देख लेते हैं। तो पहला है सैद्धांतिक आलोचना और दूसरा है व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में बात करेंगे तो साहित्य के सिद्धांतों पर विचार होता है। ये सिद्धांत शास्त्रीय भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक भी हो सकते हैं। इस पद्धति में आलोचना शास्त्र के विषय में सिद्धांत स्थापित करता है। उसमें साहित्य के मानदंड विषयक चिंतन होता है। साहित्य के मूल को पहचान कर उसमें संबंध रखने वाले सिद्धांत स्थिर किए जाते हैं। दूसरा है व्यवहारिक आलोचना। जब सिद्धांत के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जाए तो उसे व्यवहारिक आलोचना का नाम दे दिया जाता है। व्यवहारिक आलोचना निम्न प्रकार की है: व्याख्यात्मक आलोचना, जीवन चरितात्मक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, रचनात्मक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना और तुलनात्मक आलोचना। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, ये इस यूनिट का महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी आलोचना का इतिहास रीतिकाल से थोड़ा पहले आरंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि हित तरंगिणी के लेखक कृपाराम हिंदी के पहले काव्य शास्त्री थे, लेकिन हिंदी में काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले आचार्य केशव ने ही किया, जिसका अनुकरण परवर्ती रीतिकालीन आचार्यों और लक्षणकारों ने किया। हिंदी में वार्ता ग्रंथों, भक्तमालों और उनके टीका ग्रंथों के रूप में आलोचना की
जो प्राचीन परंपरा मिलती है वह निसंदेह हिंदी आलोचना का प्रवेश द्वार है, लेकिन आचार्यत्व और कवित्व के एकीकरण के इस दौर में आलोचना लक्षण, उदाहरण और टीकाओं तक ही सीमित थी। हिंदी आलोचना के विकास को हम इस प्रकार देख सकते हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो चलिए थोड़ी थोड़ी सी इसमें से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में जिस प्रकार गद्य की अन्य विधाओं का जन्म हुआ, उसी प्रकार आलोचना का प्रारंभ ही इसी युग में हुआ। भारतेंदु काल में जैसे ही साहित्य रीतिकालीन अंतःपुर के लीला विनोद से निकलकर जन समूह के हृदय के जनपथ पर अग्रसर हुआ, वैसे ही भारतेंदुकालीन आलोचना तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में आई। इन पत्र पत्रिकाओं में कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप प्रमुख हैं। हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार अन्य गद्य विधाओं के विकास में योगदान दिया, उसी प्रकार आलोचना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नाटक नामक एक ग्रंथ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुकरण पर लिखा। सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु की नाटक रचना से ही होता है। इसकी प्रशंसा करते हुए गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं कि यह ग्रंथ एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है, जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी के नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। यह कौन लिखता है? गणपति चंद्र गुप्त। द्विवेदी युग। भारतेंदु के बाद हिंदी आलोचना ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे अधिक प्रभाव रहा। आचार्य द्विवेदी हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य थे और युगबोध एवं नवीनता के पोषक थे। आचार्य द्विवेदी ने जहां सरस्वती पत्रिका के संपादन के द्वारा आलोचना की भाषा का रूप सुस्थिर किया, वहीं बाबू श्याम सुंदर दास ने आलोचना के आवश्यक उपादान एकत्र किए तथा उन्हें व्यवस्थित और संयोजित किया। द्विवेदी युग में सैद्धांतिक और परिचयात्मक आलोचना के साथ साथ तुलनात्मक, मूल्यांकन परक, अन्वेषण और व्याख्यात्मक आलोचना की भी शुरुआत हुई। द्विवेदी युग में आलोचना का रूप भारतेंदु युग की तुलना में अधिक निखरा। एक ओर तो संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ लिखे गए, जैसे लाला भगवान दीनकृत अलंकार मंजूषा, जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत काव्य प्रभाकर आदि। दूसरी ओर तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी जो कि फारसी के कवि की तुलना करके किया। बिहारी और सादी एक फारसी कवि हैं, सादी, उनकी तुलना करके किया। द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख आलोचक मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा तथा पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं को तुलनात्मक आलोचना का पुरस्कर्ता माना गया है। मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न में नवरत्नों का चयन ही कवियों की परंपरा तुलना के द्वारा किया गया था। इन आलोचकों के बीच बिहारी और देव में कौन श्रेष्ठ है को लेकर कई चरणों में तुलनात्मक आलोचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन मिश्र बंधुओं की दृष्टि रीतिकालीन संस्कारों में मुक्त नहीं हो पाई थी। कुल मिलाकर द्विवेदी युगीन आलोचना इतिवृत्तात्मक और गुण दोष कथन तक ही सीमित रही। फिर है शुक्ल युग। हिंदी आलोचना को आलोचना शास्त्र के रूप में व्यवस्थित, गांभीर्य और समृद्ध करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। उनके पूर्व जिस तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात हुआ था, उसमें ना तो कोई आदर्श था और ना ही कोई सिद्धांत। आलोचना अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण किसी भी कवि को श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करने का प्रयास करते थे। आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक आलोचना को भारतीय साहित्य चिंतन परंपरा और पाश्चात्य साहित्य परंपरा के समन्वय से समृद्ध किया। उनकी आलोचना दृष्टि भारतेंदु युग की उसी सामाजिक नैतिक चेतना का रूपाकार ग्रहण करती है जिसका विकास
रीतिवाद विरोधी अभियान के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी में दिखाई देता है। शुक्ल ने सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था का कवि माना है, वहीं दूसरी ओर तुलसीदास को साधनावस्था का और जायसी के काव्य में प्रेम की पीर की व्यंजना को महत्व दिया है। आचार्य शुक्ल ने उपन्यासों और कहानियों पर भी विचार करते हुए लेखकों से व्यापक सामाजिक राष्ट्रीय जीवन चित्रण करने का आग्रह किया है। शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय चंद्रबली पांडे, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और रमाशंकर शुक्ल जैसे आलोचकों को दिया जाता है। पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर नामक कृतियों में केशव और रत्नाकर इन दो प्रमुख कवियों पर समीक्षाएं प्रस्तुत की। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी एवं गणानंद को अपने अध्ययन का आधार बनाया। अंत में है शुक्लोत्तर युग। आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष थे, किंतु शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास शुक्ल जी की मान्यताओं के साथ टकराहट के साथ शुरू हुआ। हिंदी आलोचना को जो प्रौढ़ता और सुव्यवस्था आचार्य शुक्ल ने प्रदान की, उसे आगे ले जाने का चुनौतीपूर्ण कार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ने किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने न केवल शुक्ल जी की सीमाओं को उद्घाटित किया, अपितु छायावादी काव्य के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण को भी नवीन साहित्यिक संवेदना के उपयुक्त नहीं माना। इनका शुक्ल जी से मतभेद केवल छायावादी काव्य को लेकर था और उनका हिंदी आलोचना में सबसे महान योगदान छायावाद को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना है। और साथ ही उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि छायावाद की मूल प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। इन्होंने काव्य सौष्ठव को सर्वोपरि महत्व दिया। छायावादोत्तर काल में इनके कई समीक्षा ग्रंथ प्रकाशित हुए। आधुनिक साहित्यिक, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध इत्यादि। डॉक्टर नगेंद्र ने व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किए हैं। वे रसवादी आलोचक माने जाते हैं। रस सिद्धांत में रस की सांगोपांग विवेचना करते हुए उन्होंने इसे पुनः प्रतिष्ठित करने का पांडित्यपूर्ण प्रयास किया। कामायनी की अध्ययन की समस्याएं 1962, सुमित्रानंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1939, रीतिकाल की भूमिका 1949, आधुनिक हिंदी नाटक 1949, विचार और अनुभूति 1944, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 1951 आदि उनके आलोचक ग्रंथ हैं। वे प्रीति और विस्मय से समन्वित छायावादी काव्य, अंतर्मुखी साधना, सौंदर्य चेतना और कलात्मक छवियों के प्रति विशेष आकृष्ट थे। सुमित्रानंदन पंत 1938 इसी मनोदशा का परिणाम है। इसके विपरीत साकेत एक अध्ययन 1939 में उनकी शास्त्रीय अभिरुचि व्यक्त हुई है। रीति काव्य की भूमिका में 1949 तथा देव और उनकी कविता 1949 के लिए अध्ययन लेखन क्रम में उनकी रसवादी दृष्टि के दर्शन होते हैं, किंतु संस्कृत काव्यशास्त्र में विवेचित रस विवेचन में मनोविज्ञान की पूरी सहायता ली, अर्थात उसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। आधुनिक हिंदी नाटक 1949, विचार और अनुभूति 1944, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 1951 आदि ग्रंथों में उनकी तीखी मनोवैज्ञानिक दृष्टि सहज ही दिखाई देती है। इसलिए कुछ लोगों ने उन्हें भ्रमवश फ्रॉडवादी आलोचक कहा है। इसमें संदेह नहीं है कि फ्रॉडीय मनोविज्ञान का उन पर गहरा प्रभाव था, लेकिन यह स्वयं साधन न होकर रसवाद का साधन है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त बाबू गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित विश्वनाथ मिश्र, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णलाल, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर वार्ष्णेय एवं आचार्य बलदेव उपाध्याय का नाम भी शुक्लोत्तर युग में महत्वपूर्ण है।
दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।